रमज़ान की शुरुआत हो चुकी है। मेरा सबसे पसंदीदा, सबसे मोहब्बती महीना रमज़ान आ चुका है। रमज़ान की आप सभी को खूब सारी मुबारकबाद। इबादत के साथ सब्र के इम्तिहान और रहमतों की बरसात का वक्त है रमज़ान, और इसीलिए रमज़ान में नफ्स पर काबू रखा जाता है। यानी खुशी हो कि गम हो, कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, कि बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास हो, उन सब पर आपको कंट्रोल रखना हो। सिर्फ भूख और प्यास नहीं है इसका मकसद। लेकिन आज जब मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ, उससे ठीक 360 दिन बाद देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं। यानी देश में आम चुनावों के बाद का सबसे बड़ा चुनाव, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली के सत्ता का रास्ता निकलता है, और इसीलिए यूपी की सत्ता की लड़ाई, उसकी बिसात अभी से बिछना शुरू हो चुकी है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीते 1-2 दिनों में लखनऊ की सियासी गलियारों से कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। हमें लगा ये क्या हो रहा है, ऐसी कैसी हलचल लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करती हैं। मायावती ने अभी से अपने हाथी को रेस में तेज दौड़ाने के लिए खाना पानी देना शुरू कर दिया है। यूपी के एक और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार पीडीए को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि साइकिल पर पीडीए के साथ ब्राह्मणों को सवार कर लिया जाए। देखिएगा और समझिएगा इस चीज को। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की गतिविधियों के बीच प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को सबसे अहम मुलाकात करते हैं, और यह मुलाकात किसी और से नहीं, संघ प्रमुख मोहन भागवत से होती है। योगी आदित्यनाथ की संघ प्रमुख से मुलाकात के बीच जो खबरें अंदर से आ रही हैं, उसके मुताबिक 18 फरवरी को रात 8 बजे सीएम योगी और संघ प्रमुख के बीच अकेले में करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच 2027 के चुनावों से पहले संगठन और नैरेटिव को लेकर लंबी चर्चा हुई। संघ ने अपने सभी संगठनों को लगभग स्पष्ट शब्दों में यह संदेश दे दिया है कि सड़क से लेकर मीडिया तक किसी ऐसे विषय को नहीं उठाया जाए जिसे सरकार के लिए असहज स्थिति बन सके। लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से बीजेपी के साथ साथ संघ भी रणनीति बना रहा है। यानी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत संघ उत्तर प्रदेश में इस बार कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि मत भूलिए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यह दावा जो किया जाता था कि अब की बार 400 पार, उसमें अगर सबसे बड़ा डेंट कहीं से लगा तो वो कहां से लगा? उत्तर प्रदेश से। क्यों? ये कहा जाता है कि संघ और बीजेपी के बीच समन्वय की कहीं कमी रही, और नतीजा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। इसीलिए 2022 के मुकाबले 2027 में बीजेपी का चैलेंज बढ़ गया है। 2022 में बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई था, क्योंकि 2019 के चुनाव में मायावती और अखिलेश के गठबंधन के बावजूद बीजेपी 64 सीटें जीती थी। फिर 2024 में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को 33 सीटों पर रोक दिया, और समाजवादी पार्टी 37 सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यानी इस बार समाजवादी पार्टी का कैडर जोश में हाई है, और यहीं पर संघ की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि अगर संघ के स्वयंसेवक ग्राउंड पर बीजेपी के फुट सोल्जर्स की सक्रिय भूमिका में एक्टिव हो जाते हैं तो फिर हवा बदलने का मादा रखते हैं। 2024 के बाद कई राज्यों के चुनाव ये साफ तौर पर दिखा चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। देश के तथाकथित सियासी पंडित हरियाणा को लेकर तमाम दावे कर रहे थे कि कांग्रेस की हवा है वहां पर, कांग्रेस की लहर है वहां पर, कांग्रेस की सुनामी है वहां पर। ये तीनों के तीनों विशेषण, उसका मतलब बस एक था कि कांग्रेस हरियाणा में प्रचंड बहुमत से जीत रही है। बीजेपी के लिए वहां कुछ नहीं है। सियासत के कुछ सूरमा तो यहां तक प्रेडिक्ट करने लगे थे कि हरियाणा हारते ही नीतीश बाबू और नायडू केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, मोदी सरकार गिर जाएगी। इन सब हवाबाजियों के बीच हरियाणा में संघ का स्वयंसेवक बीजेपी के साथ चुपचाप अपने काम में लगा रहा। संघ के स्वयंसेवक ने हरियाणा में चुनाव के दौरान 5000 से ज्यादा ऐसी बैठकें की जिसमें लगभग 20-25 लोग शामिल होते थे। इसे मिशन त्रिशूल नाम दिया गया। यह सब इतनी शांति से हो रहा था कि कांग्रेस सहित विपक्ष को, इनफैक्ट मीडिया तक को भनक नहीं लगी।
और जब 8 अक्टूबर 2024 को नतीजे आए तो हैरानी लेकर आए। जिस बीजेपी को सिरे से नकार दिया गया था वो पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही। ये तमाम सियासी वैज्ञानिकों के सभी विश्लेषण धरे के धरे रह गए, क्योंकि उन्होंने संघ की ताकत का सही आकलन किया ही नहीं। और ठीक यही हाल महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बिहार में विधानसभा चुनावों में देख लिया आपने, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के लिए संघ ने गली गली घूमते हुए 50,000 से ज्यादा छोटी छोटी बैठकें की और नतीजा यह हुआ कि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में वापस आई। महाराष्ट्र में लोकसभा में बड़ी हार के बावजूद बीजेपी ने ऐतिहासिक वापसी की। बिहार में 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद पहली बार बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये वो नतीजे हैं जिससे बीजेपी को समझ में आ गया है कि समन्वय जीत का मंत्र है। और उत्तर प्रदेश में बीते 1 साल से जिस तरह संघ प्रमुख एक्टिव दिख रहे हैं वो इसी मंत्र पर चलने की रणनीति का हिस्सा है। बीते 1 साल में योगी आदित्यनाथ की संघ प्रमुख मोहन भागवत से यह 5वीं मुलाकात है और यह मुलाकात उन चर्चाओं के बीच हो रही है जहां कभी योगी आदित्यनाथ को हटाने की अटकलें लगती है, कभी उत्तर प्रदेश बीजेपी में आपसी लड़ाई की कहानी सुनी जाती है या सुनाई जाती है। और ऐसे में संघ प्रमुख से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात ये मैसेज देने वाली है कि संघ का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ के साथ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत को कवर करने वाले कई पत्रकार ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में संघ के करीबी नेताओं को योगी आदित्यनाथ इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बैकग्राउंड संघ वाला नहीं है, वो संघ की शाखा जाने वाले स्वयंसेवक नहीं है। और इन सब आशंकाओं को लगातार मुलाकातों के तरफ से और मुलाकातों के जरिए कोरी अफवाह साबित करने की कोशिश भी हो रही है। ऐसे में आज गूंज में बड़ा सवाल यह है कि क्या संघ के आशीर्वाद के बाद योगी आदित्यनाथ के लिए बीजेपी के अंदर की चुनौतियां कम हो रही है? क्या संघ बीजेपी के साथ मिलकर अखिलेश के पीडीए की कार्ड खोजने में सफल होगा? और क्या अखिलेश और राहुल की जोड़ी संघ की ताकत के सामने टिक पाएंगे? मैं शुरू कर रही हूं गूंज।